प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार आज मेंडल का जो फर्स्ट प्रयोग है, पहला प्रयोग है, एक जीन की वंशागति या एक संकर क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना अपने प्रयोग के लिए। क्यों चुना, है ना? मेंडल ने के प्रयोग के सफलता के क्या कारण थे, उनके असफलता के क्या कारण थे, इस तरह से कुछ पॉइंट देखे थे। इसमें देखना है कि मेंडल ने जो मटर के पौधे का चुनाव किया उसके किस लक्षण, एक जीन की वंशागति का मतलब कि एक जीन को उन्होंने सेलेक्ट किया, एक लक्षण को। 7 लक्षण थे, 7 लक्षण में से एक लक्षण का उसमें चुनाव किया मटर के पौधे में, और वह लक्षण था तने की ऊंचाई का लक्षण। तने की ऊंचाई का लक्षण, उसमें 2 विशेषक हुआ ऊंचाई में, एक लंबा पौधा होगा मटर का और एक बौना पौधा होगा। तो उसी लंबे तथा बौने पौधे को लेकर के और संकरण कराया, संकरण हाइब्रिडाइज कराया, मतलब एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर उसको डाला और वंशागति का अध्ययन किया। अब इसमें कहता है क्या कि जब संकरण कराया तो उसके पूर्व उन्होंने एक पुष्प का विपुंसन किया। विपुंसन का मतलब इमास्कुलेशन कहलाता है, अर्थात जिस पुष्प पर परागन कराया जाएगा उस पुष्प के नर भाग को काट करके पहले हटा दिया जाएगा। इसी क्रिया को विपुंसन कहलाते हैं या इमास्कुलेशन कहलाते हैं। इससे फायदा क्या होगा, पुष्प को क्यों किया जाएगा विपुंसन, डायरेक्ट क्यों नहीं किया जाएगा? तो अगर विपुंसन नहीं करेंगे उस पुष्प में तो उसी का पराग उसी के स्टिग्मा पर चला जाएगा और प्रयोग सफल नहीं होगा। तो यह क्रिया किया जाता है। अब देखिए इस चित्र में आप देखेंगे कि एक प्लांट लिया गया है और वह प्लांट एक क्या है, लंबा है और दूसरा बौना है। लंबा प्लांट है, इसका मतलब कि वो शुद्ध प्लांट है और उसमें जो प्रभावी लक्षण है, उसमें देखिए फ्लावर कैसा होगा, लंबा है तो उसमें प्रभावी लक्षण उसमें फूल का होगा कैसा, बैगनी, वायलेट होगा। और दूसरा जो एक प्लांट लिए हैं जो कि अप्रभावी लक्षण वाला है, यानी उसका पुष्प कैसा होगा, सफ़ेद है, सफ़ेद है। देखिए अब जो प्रभावी यानी लंबे पौधे हैं उसके जो बैगनी पुष्प हैं उसमें आप देख रहे हैं कि कैंची से काट करके उसको हटाया जा रहा है। किसको? उसके जो एंथर होते हैं, एंथर का मतलब पराग पुंकेसर, पराग कोष, तो नर भाग को काटकर हटाया जा रहा है। बैगनी पुष्प में देख रहे हैं। हटाने के बाद अब देख रहे हैं कि उधर वाइट जो उजला कलर वाला जो मटर के पौधा है उसका परागन इस पर डाला जा रहा है, परागन कराया जा रहा है, क्रॉस पर परागन कराया जा रहा है। और पर परागन कराने के बाद अब उससे क्या हो जाएगा, उसको अब कवर कर दिया जाएगा यानी बैगिंग कर दिया जाएगा। बोरा वस्त्र आवरण कहते हैं, मतलब उसको, उस फूल को जो बैगनी कलर के पुष्प पर उसका पराग डाले हैं उसको अब कवर कर दिया जाएगा। कवर किससे किया जाएगा? तो पेपर का बैग आता है उससे कवर कर दिया जाएगा, जिसके कारण दूसरे प्लांट का पॉलन उस पर नहीं आ जाए, माने वह पुष्प दूषित होने से बच जाए, दूसरे पराग कणों से दूषित होने से बच जाए। तो यहाँ पर विपुंसन किया गया। देख रहे हैं इसमें कि पुष्प के नर भाग को चिमटी या कैंची से हटाने की क्रिया विपुंसन कहलाती है। अब फिर उसको क्या कहा गया कि बोरा वस्त्र आवरण, बोरा वस्त्र आवरण का मतलब वस्त्र का आवरण यानी बैगिंग कह सकते हैं, उसको ढक दिया गया। अब ढकने के बाद अब उस ओवरी जो अंडाशय है वो फल में विकसित हो जाएगा और उसके अंदर बीज लग जाएगा। तो देखिए बीज है वहाँ पर लग गया है उस फूल में। उस बीज को अब कलेक्ट कर लिया गया मेंडल के द्वारा। उस बीज को
बोया गया फिर अगले जनरेशन में। अगले जनरेशन में जब बोया गया तो जो पेरेंट हम लोग लिए थे जनक, लंबा पौधा और नाटा पौधा, उसका जो पहला पीढ़ी हुआ वह सभी पौधे लंबे हो गए। उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो आगे हम लोग देखेंगे क्यों हुआ। इसमें जो प्रभावी लक्षण होता है वह अपने को अभिव्यक्त कर देता है, और जो अप्रभावी लक्षण, ट्रेट्स, लक्षण नहीं विशेषक, वो अपने को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये ऐसा हुआ। तो ही कहता है कि जो प्रथम पीढ़ी नीचे में जो देख रहे हैं जितने भी प्लांट है वो प्रथम पीढ़ी हुआ, उस दोनों जनकों का प्रथम पीढ़ी हुआ। और वो सभी कैसे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम F1 कहते हैं। F1 यानी प्रथम पीढ़ी संतति, या इसको अंग्रेजी में फिलियल प्रथम, फर्स्ट। फिलियल माने होता है संतान, या प्रोजेनी प्रथम, या F1 कहा जाता है। तो F1 ध्यान में रखिएगा क्या हो गया कि जो पेरेंट्स होते हैं उसके जो प्रथम संतान होते हैं उसी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। तो F1 पीढ़ी के क्या हो गए, सभी प्लांट लंबे हो गए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे प्रयोग किया गया। अब निरीक्षण क्या हुआ, क्या उनको मिला। तो निरीक्षण में देख रहे हैं कि F1 के सभी लंबे पौधे जो प्राप्त हुए, उस पौधे को में कोई बौना नहीं था। ठीक, जो उसके पेरेंट थे, पूर्वज माने कि उनके जो जनक थे, वो बौना था एक माता माने की फीमेल पार्ट, या मेल बौना थे, लेकिन इसमें नहीं दिखाया। तो कहता है कि इस तरह का जो रिजल्ट होगा किसी भी लक्षण को आप लेकर के बना सकते हैं। जैसे लंबा और नाटा, तो उसके F1 में सभी पौधे लंबे। बैगनी और सफ़ेद पुष्प को जब क्रॉस कराया गया तो उसके F1 के सभी प्लांट क्या हो जाएंगे, बैगनी हो जाएंगे। ठीक ना। गोल बीज, मटर का जो गोल बीज है और उसको झुर्रीदार बीज के साथ अगर क्रॉस कराएंगे तो उसका जो प्रथम पीढ़ी हो जाएगा वो गोल बीज वाला मटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इसी प्रकार के जो परिणाम है अन्य विशेषकों वाले संकर प्रयोगों में भी पाए गए। कोई भी इसमें उनको सब पर अपना अलग अलग चेक किया प्रयोग में। अब कहता है कि जो F1 जो प्राप्त हुआ था उसको, अब देखिए, अब दूसरा डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए कि ऊपर में जो है देखिए एक लंबा प्लांट है और उधर जो है बौना प्लांट है। ठीक, क्लियर। उस लंबे और बौने प्लांट में क्या किया जा रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। तो F1 का जितना भी प्लांट है सब लंबा हो गया है। क्लियर। और F1 के सभी प्लांट लंबे होने के बाद फिर उसके बीज को बोया गया। तो बीज बोने के बाद माने स्वयं परागित किया गया। पहले में तो क्रॉस था, इसमें स्वयं परागन हुआ और क्रॉस परागन होने के बाद F2 पीढ़ी मिला। और F2 पीढ़ी के में उनको थोड़ा सा परिणाम जो आया, जो उन्होंने लक्षण देखा, उसमें थोड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि इस पीढ़ी में कुछ पौधे बौने उग गए। ठीक ना, जो कि F1 में वो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन उसी के संतान में वो दिखाई दे दिया। तो ही कहता है कि मेंडल ने पुनः F1 के सभी लंबे पौधे को स्वयं परागित किया और F2 पीढ़ी में जो प्रत्युत्पन्न का मतलब कि उसका जो अगला जनरेशन है उससे जो उत्पन्न प्लांट है उसमें कुछ पौधे कैसे थे, बौने थे। देख रहे हैं, यानी इसका जो अनुपात था देख रहे हैं कि 3 पौधा जो है लंबा है और 1 पौधा क्या है, बौना है। यानी उसका अनुपात हो जाएगा 3:1, 3:1। यानी 75%। अगर 100 प्लांट उनको मिला तो 100 प्लांट में 75% लंबे थे और 25% क्या थे, बौने थे। तो ये मेंडल का क्या हुआ, प्रयोग हुआ कि मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के पहले जिस फूल पर पराग डालेंगे उसके नर भाग को काट करके हटा देंगे, अब फिर उसके परागित करने के बाद उसको कवर कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। उसमें जो फल और बीज बनेगा उसको बोएंगे। अब बोने के बाद जो प्रथम पीढ़ी होगा उसमें उनको सभी लंबा मिला और फिर उस लंबे वाले प्लांट का जो बीज मिला उसको फिर बोया गया। अब बोने के बाद जो F2 पीढ़ी मिला, 2 पीढ़ी तक,
F2 पीढ़ी मिला उसमें 75% लंबे मिले और 25% बौना मिला, यानी 3:1। ये ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि मेंडल के एक जीन की वंशागति का दृश्य रूप यानी फिनोटाइप, यानी बाहर से वो देखने में कैसा है, तो वो 3:1 का है। तो इतना इसमें है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल के प्रयोग और निरीक्षण के आधार पर मेंडल का क्या मत था, क्या अवधारणा थी। तो मेंडल ने कहा कि जो जनक है, लंबे पौधे और नाटे पौधे, बौने पौधे, उसमें कुछ ऐसा वस्तु है जो उसके जो प्रथम पीढ़ी है उसमें बिना किसी परिवर्तन के वो चला गया, और वही वस्तु F1 पीढ़ी से F2 में चला गया। ठीक, देखे हैं डायग्राम में। तो कहता है इसमें कि उन्होंने कहा कि जो ये निरीक्षण उन्होंने लिया तो उसके आधार पर उनको पता चला कि पेरेंट्स यानी जनक में कोई ऐसी वस्तु होती है जो बिना परिवर्तन के जनक से संततियों के पीढ़ियों में वो गमन करती रहती है, और उस वस्तु को कारक कहा जाता है। यहाँ देखिए, मेंडल ने बोला कि ये वस्तु होती है और वस्तु बिना परिवर्तन के माने अपरिवर्तित होकर के उसके पीढ़ियों में जाती है, इस वस्तु को कारक कहा जाता है। और इसी कारक को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। क्योंकि उस समय खोज इतना नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप नहीं था, इनको तो प्रयोग का कोई वैल्यू नहीं था उस समय, लेकिन जब इनकी मान्यता मिली तब इसी पर प्रयोग होना शुरू हुआ। तो यही चीज़ है कि कोई वस्तु है जो उसको कारक उन्होंने कहा, फैक्टर कहा, और वही फैक्टर आज जीन कहलाता है। तो जीन क्या है? तो यही जीन है जो कि आपको आनुवंशिकता की इकाई होती है, बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस होता है, जो डीएनए के छोटे छोटे खंड के रूप में पाए जाते हैं। माने बहुत सारे जीन मिल करके डीएनए बनाते हैं, और इस जीन में या किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण होगा, अभिव्यक्त होगा, उसकी सूचना उसमें पाई जाती है। हर जीन का अलग अलग अभिव्यक्त करने का उसमें सूचना रहता है। जैसे लंबा है तो लंबा हो का सूचना उस जीन में रहेगा, बौना है तो बौना होने का सूचना उसमें कोड रहेगा, उसी के बेस पर वो काम करता है। तो इसको कहाँ पाए जाते हैं ये जीन? तो ये जीन पाए जाते हैं, जैसे कि ये जीन पाए जाते हैं कि ये सेल के अंदर आपको ये क्रोमोसोम होते हैं, और इसी क्रोमोसोम को आप बाहर निकाल के इस तरह से देखेंगे तो ये जो क्रोमोसोम है ये अंदर में ये इस तरह से डीएनए से बने हुए हैं, और इसी डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं। हर लक्षण का अलग अलग जीन होता है, मतलब एक जीन बराबर एक लक्षण होता है। तो ये गुणसूत्र हो गया क्रोमोसोम, और इसी पर अब इसी को यहाँ पर मान लिया कि ये एक जीन है, जैसे लंबा का जीन, ये हो गया लंबा का जीन है यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर मान लिया कि उसके रंग का, पुष्प का जो रंग है, जैसे बैगनी कलर का ये यहाँ पर जीन है मौजूद। इसी तरह से इसमें आपको अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग जीन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, और हर जो है जीन का एक जोड़ा विशेषक होता है, विपर्यास लक्षण, जो जैसे कि तने की ऊंचाई। तो मान लिया कि ये जीन है, ये क्रोमोसोम है, तो इसमें ऐसा होगा, और दूसरा एक क्रोमोसोम है उसी लक्षण का, तो उसी लक्षण का ये जीन है, तो उस पर क्या हो जाएगा, ये भी डीएनए से बना होता है, ये भी डीएनए से बना है। तो इस जो ये तने की ऊंचाई का हो गया, तो या तो वो लंबा होगा या क्या होगा, बौना होगा।
तो यहाँ पर सेम पोजीशन पर ये क्या हो गया, बौना हो गया, बौना का जीन हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, बौना का जीन हो गया। इस पोजीशन पर देख रहे हैं बैगनी का जीन, तो बैगनी का जीन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफ़ेद, क्योंकि उसका जो अप्रभावी गुण क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो यही कहने का मतलब कि यही जीन है और जीन क्रोमोजोम पर पाए जाते हैं और यही क्रोमोजोम, अब जैसे इसी को आप बाहर निकाल के देखें तो ये जो डीएनए है इस तरह से, इसी डीएनए बाहर निकाल के देखेंगे तो यह जो डीएनए है इसमें एक ये छोटा जो सेगमेंट है ये एक जीन हो गया, एक जीन हो गया, मतलब यह लंबाई वाला जीन हो गया। ठीक उसी तरह से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ये डीएनए जानते हैं डबल स्टैंडर्ड होते हैं, 11th क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पर ये एक जीन हो गया, एक जीन का मतलब कि ये लंबा वाला जीन है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है दूसरा जीन होगा, फिर यहाँ से इसे तीसरा जीन होगा, यानी बहुत सारे जीन के मिलने से ये क्रोमोजोम बनता है। और किस जीन में कौन सा लक्षण होगा उसमें आनुवंशिक सूचना पाई जाती है और इसी के बेस पर ये काम करता है। इसी तरह से इसमें भी वही चीज़ हो गया। तो कहने का मतलब कि यह जो जीन होता है वह डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा होता है और उसी टुकड़ा में उसके जो लक्षण होते हैं, जो विशेषक होते हैं, उसको व्यक्त करने का सूचना उसमें पाया जाता है। और हर जीन में क्या पाए जाते हैं, एलील पाए जाते हैं, जोड़ा, पेयर। जैसे ये हो गया लंबा लंबा, तो दो हो गया, विशेषक हो गया, बौना बौना, यानी इसको अगर जीन के रूप में, सिंबल के रूप में अगर डिनोट किया जाए तो लंबा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और यहाँ पर ये कैपिटल टी। बौना को अगर सिंबल के रूप में लिखा जाए तो इसको स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये दोनों एलील हो गया आपस में, ये दोनों एलील हो गया, और ये क्या हो गया, जीन हो गया। जीन एक कैरेक्टर हो गया, जैसे तनी की ऊंचाई एक कैरेक्टर हो गया, और उसका दो एलील, या तो वो बौना या तो लंबा। तो इस तरह से ये जीन की अवधारणा उन्होंने कहा कि प्रयोग में कुछ ऐसा वस्तु है जो जनक से संतति में बिना किसी परिवर्तन के वो गमन कर रहा है, जिसको हम लोग जीन कहते हैं। और यह जीन में, इस जीन में क्या होते हैं कि एक जोड़ी संकेतक एलील पाए जाते हैं। एलील की चर्चा आगे हम लोग करेंगे, ठीक। तो इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किया, निरीक्षण किया लंबे और बौने पौधे को लेकर के, तो उसको समझने के लिए अब कुछ सिंबल दे करके, जीन का जो सिंबल होता है उसको दे करके, और पनेट वर्ग होता है, एक चेकर बोर्ड होता है, उसकी सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जीन को एक सिंबल के द्वारा निरूपित किया जा रहा है, ठीक ना। तो जीन को अगर हम लोग निरूपित करते हैं तो जैसे लंबे के लिए कैपिटल टी यहाँ पर लिखा जाएगा, और बौने के लिए स्मॉल टी, ठीक ना। जैसे कैपिटल टी का मतलब टॉल, तो टॉल का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल हो गया। और जैसे बौना है तो बौने को हम लोग डॉर्फ कहते हैं, तो डॉर्फ को हम लोग डी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, या स्मॉल डी नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो टॉल का जो स्मॉल लेटर होगा स्मॉल टी, तो प्रभावी जो भी लक्षण होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर में, और जो अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है, उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, मेंडल ने क्या किया है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, हर जीन का दो एलील है, कैपिटल टी, उसको क्या किया गया है कि उसमें युग्मक बन रहा है। तो युग्मक जब बनता है तो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी अलग हो जाता है और दूसरा कैपिटल टी अलग हो गया है, दूसरे अलग अलग पराग में चला गया है। स्मॉल टी भी जो है वो भी आधा आधा हो गया, स्मॉल टी अलग गैमिट में और एक स्मॉल टी अलग गैमिट में, देखिए वहाँ पर जा रहा है। तो
इसमें ऐसा हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि एक देखिए चेकर बोर्ड है जिसको पनेट स्क्वायर कहते हैं, चेकर बोर्ड है। यह जो चेकर बोर्ड है आरसी पोनेट नामक साइंटिस्ट ने, एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं आरसी पोनेट, उन्होंने ये खोज किया इसी को चेक करने के लिए कि किस तरह का गैमिट बनेगा, किस तरह का जाइगोट बनेगा, माने युग्मक बनेगा, युग्मनज बनेगा। इसकी संभावनाओं को उसके चेक करने के लिए ये बोर्ड बनाया जाता है। तो देख रहे हैं कि स्क्वायर जैसा बना हुआ है, उसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं। अब वहाँ पर स्वपरागन कराया जा रहा है। देखिए चित्र में स्वपरागन कराने के बाद क्या हो रहा है कि उसका जो प्रथम पीढ़ी हो गया सभी लंबे हो गए हैं। पिछले प्रयोग में हम लोग ने देखा था केवल इसमें जो है वो जीन के द्वारा दिखा रहा है, सिंबल के द्वारा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से दिखाया जा रहा है उसमें। अब कहता है कि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी ही क्यों लिखते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल डी क्यों नहीं लिखते हैं? तो डी इसलिए नहीं लिखते हैं कि प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे कैपिटल टी तो स्मॉल डी, अब दिक्कत हो जाएगा। कैपिटल टी है तो यानी वो टॉल होगा, स्मॉल टी है यानी बौना। अब स्मॉल डी लिखेंगे तो ध्यान में नहीं रहेगा, या सुविधाजनक या तर्क संगत रखने के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें पहले भी बता चुके हैं कि जो प्रभावी होते हैं उसको कैपिटल लेटर में और अप्रभावी है उसको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कोई लक्षण है कैपिटल ए, ये प्रभावी लक्षण हो गया और इसका अप्रभावी लक्षण को हम लोग स्मॉल ए में लिख सकते हैं। परीक्षा में पूछ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी न दे करके ऐसे दे देगा कि एक लक्षण है उसका 2 विशेषक है, प्रभावी ए है और अप्रभावी स्मॉल ए है। दूसरा लक्षण है कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक। थर्ड है कैरेक्टर स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ पर प्रभावी के लिए कैपिटल और अप्रभावी के लिए स्मॉल, यानी लंबे के लिए कैपिटल टी और स्मॉल के लिए बौनेपन के लिए स्मॉल टी लिखा जाता है, ठीक। तो यही पनेट स्क्वायर है। इसको हम लोग फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक ना, लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग और निरीक्षण के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब F2 का जो ये पीढ़ी है उसको देख करके निष्कर्ष निकाला कि जब गैमिट बनता है, युग्मक बनते हैं मियोसिस के समय, माने अर्धसूत्री विभाजन के समय, तो ये जो गैमिट है जो डायग्राम में दिखाया गया है 2 डिवाइड हो जा रहा है, यानी कैपिटल टी अलग हो जा रहा है और स्मॉल टी अलग हो जा रहा है। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि कैपिटल टी अलग गैमिट में युग्मक में चले जाते हैं और स्मॉल टी अलग युग्मक में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि युग्मक में से कोई एक एलील कैपिटल टी या स्मॉल टी की संभावना कितनी है, 50% होती है। ये नहीं है कि कैपिटल टी ज़्यादा हो जाएगा स्मॉल टी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों पेयर में रहते हैं। आप फिर अलग अलग होंगे तो 50-50 हो जाएगा। उसके बाद दोनों फिर देखिए मिल रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। तो यूनाइट होने के बाद पॉनेट स्क्वायर में देखिएगा कि कैपिटल टी हो गया, उसके बाद कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और अंत में स्मॉल टी, यानी 4 देखिए पॉनेट वर्ग में यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है। तो 4 में से आपको क्या हो रहे हैं कि जो जाइगोट बना है F2 में जो बना है उसमें 1 कैपिटल टी हो गया, 2 कैपिटल टी हो गया और 1 स्मॉल टी हो गया। तो इस तरह से पॉनेट वर्ग के द्वारा, यानी इसको चेकर बोर्ड भी कहा जाता है, उसके द्वारा हम इसकी संभावनाओं को जांच करते हैं, उसके प्रोबेबिलिटी को जांचते हैं, ठीक। तो यही चीज़ इसमें है, मेंडल ने इसका उपयोग किया पॉनेट वर्ग का। अब पॉनेट वर्ग क्या है, तो इसमें सभी जीन का जो कम्बिनेशन है, जीन का जो प्रकार है, टाइप है, उसको संभावनाओं को जांच करते हैं कि गैमिट कैसा होगा, कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, उसकी संभावना प्लस दोनों जब मिल जाएगा तो जाइगोट बनेगा, तो वो
कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, इसकी संभावनाओं की जांच करने के लिए ये क्या किया गया है, पॉनेट वर्ग का उपयोग किया गया। माने ये एक क्या है, ग्राफीय निरूपण है, एक ग्राफ बना करके, स्क्वायर बना करके, और इस तरह से इसमें इस तरह से पॉनेट वर्ग का स्क्वायर बनता है, और इसमें इधर जो है कैपिटल टी, इधर एक कैपिटल टी, इसको दोनों को मिला दीजिए, कैपिटल टी, फिर इसको मिला दीजिए कैपिटल टी, फिर इसको ये, हाँ, फिर ये कैपिटल टी और इसको मिला के यहाँ लिख दिया स्मॉल टी। तो यही पॉनेट वर्ग जो उसमें दिखाया गया है कि एक में ये जो जाइगोट बनेगा, प्लांट बनेगा, वो शुद्ध लंबा होगा, दो जो होगा वो मिश्रित लंबा होगा, और एक वो शुद्ध बौना होगा। तो ये जीनोटाइप है, और जो दिखाई दे रहा है कि वो लंबा है यानी 3 लंबा हुआ, तो वो उसका दृश्य रूप हो गया यानी फिनोटाइप हो गया, और एक बौना हो गया। तो जो बौना होगा उसमें ये जीन रहेगा, एलील रहेगा, और जो लंबा होगा उसमें ये रहेगा। ठीक, तो इसमें देख लीजिए। इसके बाद दूसरा, अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल का जो ये रिजल्ट मिला है उसमें उन्होंने किस गणितीय गणना का उन्होंने उपयोग किया है। तो उन्होंने जो द्विनामी पद होता है ax प्लस by, उसका उपयोग किया है। ये द्विनामी पद ax प्लस by का होल स्क्वायर, इसको इन्होंने क्या किया है, यूज किया है। अब इसमें क्या होता है कि a क्या हो गया यहाँ पर, a और b जो है वह इस में जो हम लोग एलील लेते हैं उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो गया क्या, एलील की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और जो x और y है ये क्या हो गया, एलील का प्रकार, आवृत्ति में हम कितना ले रहे हैं, 2 एलील में से एक ही ले रहे हैं, माने आधा, समझिए कि हाफ ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, दोनों का, ए का भी और बी का भी वैल्यू यहाँ पर 1/2। और एलील का प्रकार यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, तो एलील का प्रकार यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग x बराबर यहाँ पर कैपिटल टी और y बराबर यहाँ पर ले रहे हैं स्मॉल टी। ये इसका प्रकार हो गया। अब इसी फार्मूला पर हम इसको पुट कर देंगे। तो जैसे a का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 1/2, और x क्या हो गया, कैपिटल टी, प्लस b हो गया फिर 1/2, और y इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल टी, ये लिख दिए, इनटू स्क्वायर ना है तो फिर इसको लिखेंगे 1/2 t प्लस 1/2 स्मॉल टी हो गया। अब इस दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, कैपिटल टी 1/4 कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कितना हो जाएगा, तो 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, अब प्लस 1/4 स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। तो यानी इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, 1/4 और 1/2 यानी जो लंबा होगा उसका कितना हो जाएगा, लंबा कितना हो जाएगा, जिस कैपिटल टी ये भी लंबा और ये कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये भी लंबा, तो 3/4 जो हो जाएगा यहाँ पर टॉल हो जाएगा। इस दोनों को यहाँ पर ले लीजिएगा, इसका एलसीएम निकाल करके, तो ये हो जाएगा, डॉट वाला ये हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा 3/4 टॉल हो गया, और 1/4 कितना हो गया, डॉट हो गया। स्मॉल टी का मतलब डॉट, बौना, टॉल माने लंबा, डॉट माने बौना हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप, ये हो गया इसका फिनोटाइप हो गया। अब इसको हम लोग अलग से इसको निकाल देते हैं, परीक्षा में जो पूछता है कि एक जीन की वंशागति का दृश्य रूप क्या है, यानी फिनोटाइप क्या है और इसका जीनोटाइप क्या है।
यानी जीन किस तरह का है। तो फिनोटाइप में हो गया कैसे कि जैसे यहाँ पर लिख दिए क्या, लंबा, और इधर लिख दिए बौना, बौना लिख दिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, अगर ये लिखेंगे तो 3/4 लंबा हो जाएगा और 1/4 क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। अगर इसको रेशियो में लिखते हैं तो 3:1। अगर इसको प्रतिशत में लिखते हैं तो 75% लंबा होगा और 25% क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। अगर इसका जीन का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो जीन का कॉम्बिनेशन जैसे कि कैपिटल टी कितना % होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना होगा, स्मॉल टी कितना होगा। तो इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यह हो जाएगा, कैपिटल टी कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 50%, यानी 1/2, और ये कितना है, 1/4 है। इसको दूसरे में लिखेंगे इसमें तो कैपिटल कितना हो जाएगा, एक जगह लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो है 2 जगह हो जाएगा, 4 प्लांट में से एक कैपिटल है 2 ना है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक प्लांट ये। अगर इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो ये 25% हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा, और ये फिर 25% हो जाएगा। तो इस तरह से मेंडल ने क्या किया कि अपने गणितीय व्याख्या में द्विनाम पद का उपयोग किया, ax + b का होल स्क्वायर को। इसी पर उन्होंने इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप को ज्ञात किया। ठीक, तो लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने जो ये गणितीय प्रायिकता, जो ये अलजेब्रिक जो इक्वेशन लिया है या बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसके आधार पर केवल इसका अनुपात की गणना की जा सकती है। केवल यहाँ पर क्या है, अनुपातों का ही गणना किया जा सकता है, उसके जीनोटाइप संरचना का इससे ज्ञान संभव नहीं है। जैसे F1 या F2 में जो लंबा प्लांट मिला है, ठीक, 3 गो प्लांट मिला है या 75% प्लांट मिला है ना लंबा, और 25% मिला है बौना। तो इस 75 प्लांट में से कौन कौन प्लांट, किस किस प्लांट में कैपिटल टी है और किस किस प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका हम लोग पता इस कैलकुलेशन से नहीं करते हैं। तब इसका निर्धारण टेस्ट क्रॉस से किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाएगा टेस्ट क्रॉस में, तो F2 का जो ये प्रभावी लक्षण मिला है उसको क्रॉस कराएंगे अप्रभावी जनक से, तब उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि जो 75% जो लंबा प्लांट है उसमें कितना % किस किस प्लांट में कैपिटल टी है और किस किस प्लांट में स्मॉल टी और कैपिटल टी है ना। तो उसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि बीच में एक लाल रंग का, बैगनी रंग का फूल दिया हुआ है, ठीक, यानी बैगनी रंग जो होता है वह क्या है, प्रभावी है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो F2, यानी इसमें क्या किया गया है कि उसके जो पेरेंट थे कैसे थे, बैगनी और सफ़ेद वाले, तो उसको क्रॉस कराया गया। तो प्रथम पीढ़ी में क्या मिला होगा, बैगनी फूल का मिला होगा। उस बैगनी फूल का फिर स्वपरागन कराया गया तो मिला क्या, तीन प्लांट, यानी 75% आपको बैगनी पुष्प मिला और 25% जो है आपको सफ़ेद पुष्प मिला। अब जो ये बैगनी पुष्प मिला है उसमें कैपिटल W किस में है और कैपिटल W स्मॉल w किस में है, तो उसी को देखिए बीच में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, उसी को पता करना है। तो देखिए वहाँ से दो तरफ, 2 डायरेक्शन में उसको निकाला गया है। एक तरफ जो है कैपिटल W स्मॉल w लिखा हुआ है, उसको क्रॉस कराया गया है वो वाइट वाले से, यानी जो रिसेसिव प्लांट होगा उससे क्रॉस कराया गया है। तो क्रॉस कराने के बाद जो उसका रिजल्ट मिला है, उधर देखिए लिखा हुआ है 50%, उसमें क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा और 50% उससे वाइट मिलेगा रेशियो। इधर जो देख रहे हैं तो इसमें भी श्वेत वाले फूल से उसको क्रॉस कराया गया है, जो F2 में मिला है उसको,
या लिखे लिखा कि F2 के जो प्रभावी फिनोटाइप है उसको क्रॉस कराया जाएगा किससे, अप्रभावी से, जनक जो है। तो इसमें देखिएगा 100% जो रिजल्ट है वो कैपिटल W और स्मॉल w का होगा, है ना। तो इसमें रिजल्ट अलग मिला है 100%, और उधर होगा तो उसमें क्या हो जाएगा 50-50% है। अब इसको समझने के लिए दूसरा एक लंबे और नाटे पौधे को हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है और वो है जो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कहाँ से मिला है, F2 से मिला है। ये F2 से मिला है ना, इस तरह का रिजल्ट मिला है। अब इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे किससे, तो क्रॉस कराएंगे तो इसका जो गैमिट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर हम लोग लेंगे स्मॉल टी प्लांट लेंगे, रिसेसिव लेंगे, अप्रभावी लेंगे। इसका यहाँ पर दो गैमिट बनेगा अलग अलग, स्मॉल टी। अब इसको आप क्या करेंगे, चेकर बोर्ड से या पॉनेट स्क्वायर से इसको चेक कर लेंगे कि F2 में ये किस तरह का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी, यानी यहाँ पर ये होगा इसका रिजल्ट 50% क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर 50% हो जाएगा क्या, स्मॉल टी। ठीक, तो ये अगर इस तरह का लंबा प्लांट होगा, इस तरह का जो लंबा प्लांट होगा, उसका जो अगला जनरेशन आएगा उसमें 50% लंबा होगा, 50% बौना हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह का जीन वाला होगा वो F2 प्लांट, और उसको जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो इसका जो गैमिट बनेगा ठीक उसी तरह से कैपिटल टी, क्योंकि ये प्योर ना है, और इसको हम लोग रिसेसिव से करा दिए, जैसे उसमें देखिए अप्रभावी रिसेसिव। तो इसको जब क्रॉस कराया गया तो इसका भी देखिए गैमिट बन गया स्मॉल टी। इसको भी आप चेकर बोर्ड से चेक कर लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या हो गया 100%, ये क्या हो जाएगा 100% ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसका जो संतान होगा इस जीन वाला वो सब लंबा होगा। और इस तरह का जीन कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो उसका कैसा हो जाएगा, तो एक ही माता पिता के कुछ संतानें क्या हो जाती है 50% माने कि लंबे हो जाते हैं, कुछ माने लंबे हो जाते हैं, कुछ नाटे हो जाते हैं, अगर इस तरह का जीन कॉम्बिनेशन हुआ तो। और उसी माता पिता के जो सभी संतानें होंगी मान लिया कि, तो वो क्या हो जाएगी 100% वो लंबा होता है। तो हर परिवार में, मनुष्य में भी ऐसा एग्जाम्पल देखा जाता है। तो इसकी को जांच करने के लिए इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, तो आज इतना ही, इसमें इसको नोट कर लीजिए।